नमस्कार, डीएनए में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर चौधरी। आज हमारे पास दिवाली के दौरान यात्रा करने वालों के लिए एक जरूरी खबर है और ये खबर ही आज की सबसे बड़ी और दर्दनाक खबर भी है। हैदराबाद के पास एक चलती हुई बस अचानक 45 लोगों के लिए चिता बन गई। इस बस में सवार 45 लोग जिंदा जल गए। ये लोग कोई सेलिब्रिटी नहीं थे, ये हमारी और आपकी तरह आम आदमी थे जिन्हें किसी और की लापरवाही की सजा भुगतनी पड़ी। राजनीति और खेल की खबरों के बीच ये खबर आज कहीं दब गई, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि दिल दहला देने वाली इस दुर्घटना के बारे में आज आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसा हादसा कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। इसके बाद आपको दिखाएंगे जेल में बंद एक हत्यारे की सोशल नेटवर्किंग। जी हां, पंजाब की एक जेल के कैदी ने अपने साथी की पिटाई का वीडियो बनाकर उसे फेसबुक पर अपलोड कर दिया है। अब सवाल यह है कि जेल में आखिर कैदियों को कैसे मोबाइल फोन और इंटरनेट कनेक्शन मिला, और क्या फेसबुक अब आपकी नजदीकी जेल में आसानी से उपलब्ध है? ये सवाल हमारे सिस्टम से जवाब की मांग करते हैं, इसलिए ये आज का डीएनए टेस्ट है। आजकल हर गुजरते दिन के साथ सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखने के मौके लगातार कम होते जा रहे हैं। आज फर्स्ट क्लास क्रिकेट से सचिन की फर्स्ट क्लास विदाई हो गई। सचिन ने रणजी का आखिरी रण अपनी सधी हुई बल्लेबाजी की बदौलत जीत लिया। आज डीएनए के दर्शकों के पास सचिन को जी भरकर देखने का एक मौका है। डीएनए में हम आपको सचिन से जुड़ी कई खास रिपोर्ट्स आज दिखाने वाले हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबरों से और देखते हैं नॉनस्टॉप न्यूज। शुक्रिया सुधीर। आज की खबरों का डीएनए टेस्ट करें उससे पहले आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। पटना धमाकों के 6 दिन बाद नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार का दौरा करेंगे। इस बार वो बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर घटना में मारे गए 6 लोगों के परिवार वालों से मिलेंगे। तो जिस प्रकार की संवेदनहीनता का उन्होंने परिचय दिया है, और अभी तक मुख्यमंत्री जी किसी के परिवार में मिलने भी नहीं गए। उधर धमाकों की जांच एनआईए को सौंप दी गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में आज गृह मंत्री से मुलाकात की और कहा कि उन्हें इंटेलिजेंस की कोई रिपोर्ट नहीं मिली थी। उनको बताया था कि इसके बारे में कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं था, वो हमने घटना के दिन ही शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी पार्टियों ने आज थर्ड फ्रंट के नाम पर दिल्ली में अपनी ताकत दिखाई। 2014 के आम चुनाव को देखते हुए कई क्षेत्रीय दल आज दिल्ली की बैठक में पहुंचे। 14 दल के नेता यहाँ बैठे हैं। ये 14 दल के लोग इकट्ठे जब हो जाएंगे, जैसा नीतीश जी ने इशारा भी किया, तो फिर हिंदुस्तान के अंदर साप्ताहिक शक्तियां कहीं से नहीं उठा पाई। इस बैठक में समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, वाम दलों, एआईएडीएमके समेत कुल 16 पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया। दिवाली से पहले एक और महंगाई बम फूटने के लिए तैयार है। सरकार के एक एक्सपर्ट पैनल ने डीजल के दाम 5 रुपए और रसोई गैस के हर सिलेंडर की कीमत 250 रुपए बढ़ाने की सिफारिश की है। तेल सब्सिडी को घटाने के लिए बनाई गई किरीट पारेख कमेटी ने ये सलाह दी है। हालांकि सरकार अभी इस पर कुछ भी कहने से बच रही है। Our ministry will have to examine it. Then we need to consult the finance minister also. Then only the ministry views will be finalized. इसके अलावा कमेटी ने सब्सिडाइज सिलेंडरों की संख्या 9 से घटाकर 6 करने की सिफारिश की है। आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में आज तड़के एक दर्दनाक हादसा हुआ। बेंगलुरु से हैदराबाद आ रही एक वोल्वो बस में अचानक आग लग गई, जिससे बस में सवार 45 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई, जबकि कई अन्य यात्री घायल हो गए। इनमें से 5 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। हम अपनी कार में जा रहे थे, अचानक देखा कि बस में आग लग गई है। जब तक हम बस के करीब पहुंचते, बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी। 5 लोगों को हमने बस से कूदकर निकलते देखा। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस में आग इतनी जबरदस्त थी कि सवार यात्रियों को बचने का पल भर भी मौका नहीं मिला। डीएनए टेस्ट के जरिए यात्रियों की पहचान की जाएगी। बस के डीजल टैंक में आग लगने को हादसे की वजह माना जा रहा है।
पंजाब की कपूरथला जेल में एक खतरनाक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक नामी बदमाश जेल में बंद एक कैदी को पीटता हुआ दिख रहा है। बाद में इसी कैदी ने ये वीडियो अपने फेसबुक पेज पर डाल दिया। वीडियो सामने आने के बाद पंजाब सरकार ने इसकी जांच करने का भरोसा दिया है। नहीं, ऐसी कोई शरेआम नहीं चल रहा है। कोई ऐसी बात अगर हमें मालूम होता है कोई ऐसा मोबाइल चल रहा है या कोई झगड़ा है, हम इमीडिएटली एक्शन लेते हैं। हमने 100 के जिस दिन से मैं हूँ 100 या 100 के प्लस हमने मुकदमे दर्ज किए हैं इनके ऊपर। पंजाब की जेलों में पहले भी इस तरह के वाकये सामने आते रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब इस तरह से वीडियो को एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपलोड किया गया है। फिल्म स्टार संजय दत्त 28 दिनों की छुट्टी के बाद वापस यरवड़ा जेल पहुंच गए। संजय दत्त ने सुबह घर से निकलकर सिद्धिविनायक के दर्शन किए, जिसके बाद वो जेल के लिए पुणे निकल गए। वापस जा रहा हूँ एंड आप लोग प्रार्थना कीजिए मैं जल्दी से वापस आ जाऊँ। थैंक यू वेरी मच। संजय दत्त 1993 में मुंबई में हुए बम धमाके में आर्म्स एक्ट के तहत दोषी हैं और वो अपनी बची हुई 3.5 साल की सजा काट रहे हैं। हालांकि उनकी सजा कम कराने के लिए जोरदार कोशिशें की जा रही हैं। राजधानी दिल्ली से सटे गुड़गांव के सेक्टर 46 में कॉल सेंटर में काम करने वाली एक लड़की के साथ बलात्कार की घटना सामने आई है। गुड़गांव के हुडा सिटी सेंटर से पीड़ित लड़की को 3 लड़कों ने किडनैप किया और तीनों आरोपी रेप कर फरार हो गए। तीनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। टॉप फॉर्म में चल रहे बैट्समैन शिखर धवन ने आज धुआंधार पारी खेली और नागपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6वें वनडे में सेंचुरी ठोकी। ये सेंचुरी शिखर ने सिर्फ 102 गेंदों में मारी। ये शिखर धवन की चौथी सेंचुरी थी। इससे पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 350 रन मारे, जिसमें कप्तान जॉर्ज बेली के 156 और शेन वॉटसन के 102 रन शामिल थे। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने आज डोमेस्टिक क्रिकेट को एक शानदार पारी के साथ अलविदा कहा। रणजी ट्रॉफी के पहले मैच में सचिन तेंदुलकर ने 79 रनों की जोरदार पारी के साथ मुंबई की टीम को जीत दिलाई। ये मैच रोहतक के लाहली में खेला गया। जीत के बाद सचिन के फैंस ने उन्हें कंधों पर उठा लिया। Haryana side played very good cricket and credit to them for putting up a very good show, competitive match and generally I felt it was a good challenge, good practice and outing that I was looking at. सचिन 14 नवंबर को मुंबई में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलेंगे, जिसके बाद वो क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। 24 सालों से सचिन जी धूम मचा रहे हैं क्रिकेट के मैदान पर और उनके बगैर एक थोड़ा वीराना सा लगेगा, खाली खाली सा लगेगा उनके बगैर। तो ये थी हेडलाइंस। वापस चलते हैं सुधीर के पास। आज डीएनए में हम सबसे पहले विश्लेषण करेंगे आज की सबसे दर्दनाक खबर का। आंध्र प्रदेश में आज सुबह एक चलती बस में 45 लोग जिंदा जल गए। जिस तरह से यह हादसा हुआ उसे देखकर लगता है कि हमारे देश में जान की कोई कीमत ही नहीं। इतना भयानक हादसा हो गया और ये खबर राजनीति और खेल की खबरों में दब गई। शायद इसलिए कि जो लोग जिंदा जल गए वो कोई सेलिब्रिटी या कोई नेता नहीं थे। ये लोग त्योहार के मौसम में अपने घर जा रहे थे। सब लोग तमाम आम लोग थे, लेकिन घर पहुंचने की बजाय ये लोग मौत के मुंह में चले गए। हमें ऐसा लगता है कि आज डीएनए में ये खबर आपको सबसे पहले देखनी चाहिए। दीपावली से पहले सावधान, बस कहीं और ना पहुंचा दे आपको अलर्ट करने वाली बड़ी खबर। चलती बस चिता बन गई। यह तस्वीर बहुत ही भयानक है। ये आपको विचलित कर सकती है, इसलिए हम इस घटना की पूरी तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं। बर्निंग बस की ऐसी तस्वीर आपने शायद ही पहले देखी हो। सड़क पर चलती फिरती बस अचानक चिता बन गई। आंध्र प्रदेश का महबूब नगर। वोल्वो बस में अचानक आग लगी। यह घटना आज सुबह 5 बजे से 5:30 बजे के बीच की है।
ये प्राइवेट वोल्वो एसी बस बेंगलुरु से हैदराबाद जा रही थी। महबूबनगर के पलेम गांव के पास बस के डीजल टैंक में अचानक आग लग गई और जब तक पता चलता आग पूरी बस में फैल चुकी थी। मुसाफिरों को बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिला। कुछ ही देर में पूरी बस जलकर खाक हो गई। ड्राइवर और क्लीनर जलती बस को छोड़कर भागे। कुछ मुसाफिर जान बचाने के लिए बस से कूद गए, लेकिन ज्यादातर बस से निकल ही नहीं पाए क्योंकि उन्हें आग लगने का पता ही नहीं चला। मॉर्निंग 5 o'clock हम अपनी कार में जा रहे थे। अचानक देखा कि बस में आग लग गई है। जब तक हम बस के करीब पहुंचते बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। 5 लोगों को हमने बस से कूदकर निकलते देखा। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसमें ये भी हो गया नहीं कि उसमें 3 आदमी बचाया गया बोल रहा है। 3 आदमी में इन्हें भी एक तो अच्छा हो गया था। हम 3 आदमी बच गया था। उसमें हमारा आदमी भी है तो भगवान को ये कर सकते। ये बस बेंगलुरु से मंगलवार को सुबह 11 बजे रवाना हुई थी और इसे सुबह 6:30 बजे हैदराबाद पहुंचना था। लेकिन मंजिल पर पहुंचने से कुछ देर पहले ये बस यात्रियों की चिता बन गई। वही डीजल टैंक बस्ट हो गया। सुबह में 5:30-6 बजे हो गया गाड़ी एक्सीडेंट, वो इन्फॉर्मेशन है। अभी हमारे पूरा फुल डिटेल नहीं आया। क्या वजह क्या बताई जा रही है? वही डीजल टैंक का वजह बता इधर है। टायर बस्ट हो के डीजल टैंक बस्ट हो के गाड़ी को। और कितने लोग उसके अंदर में? 44 आदमी थे गाड़ी में। हादसे के बाद भाग रहे ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि बस की रफ्तार ज्यादा थी और दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने के चक्कर में ड्राइवर ने बस और मुसाफिरों की सुरक्षा को नजरअंदाज कर दिया। ये हादसा एक बड़ा सबक है, खासकर तब जब त्योहार के सीजन में हर कोई बस किसी तरह घर पहुंचना चाहता है। प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया, हैदराबाद। वोल्वो बस की क्या खासियत और क्या कमजोरियां होती हैं और इन बसों में यात्रियों की सुरक्षा के क्या इंतजाम होते हैं, इसकी पड़ताल की हैदराबाद से हमारे सहयोगी प्रसाद भोसेकर और दिल्ली से अमित प्रकाश ने। हमने इसके पहले वोल्वो बस की B9R जो मॉडल है वो बाहर से आपको मुआयना कराया। अब हम अंदर से करवाते हैं कि वोल्वो B9R कैसी होती है। तो ये अंदर का जो है एरिया है। ड्राइवर की सीट ये है और उसके साथ अगर कोई को ड्राइवर होता है, एक और ड्राइवर के लिए यहाँ पर जगह है। तो पूरा जो सीटिंग है पूरे इस वोल्वो 9BR में तो 49 सीट्स होते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इमरजेंसी इनकी कहाँ कहाँ होते हैं। तो ये एक यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैमरामैन को कि ये इमरजेंसी हैमर है और किसी को भी अगर इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति में अगर बाहर जाना है तो इससे ऐसा मार सकते हैं। और बताया जाता है कि ग्लास अपने आप से काफी आसानी से जो है ये टूट सकता है। तो ऐसे हैमर्स यहाँ पर जो है इस पूरे बस में 4 जगह होते हैं। और ये भी बताया गया है कि वो सामने के ग्लासेस, ड्राइवर के ग्लासेस छोड़ के बाकी सभी ग्लासेस को आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो ये पूरी बस यहाँ तक अगर हम आए तो 49 सीट्स है और एक रास्ता है। अगर ये 4 ग्लासेस के अलावा भी अगर चाहे तो ये खोल सकते हैं। इमरजेंसी एग्जिट ये ऊपर की तरफ जाता है, ये ऐसा है, ये कंप्लीट इसको खोला जा सकता है। लेकिन जैसे ही आग फैल गई, क्योंकि एक ही एग्जिट डोर और एंट्री डोर है इस पूरे बस को, तो ये हम समझ सकते हैं कि लोग ज्यादातर जो है उनको इमरजेंसी ग्लास ब्रेक करने के लिए वक्त नहीं मिला या फिर सामने की तरफ जाकर कूद नहीं सके क्योंकि आग जबरदस्त फैल गई, जिसके चलते इतने सारे लोगों की मौत हो गई है। पहले हम बात कर रहे हैं फ्यूल टैंक की। राजीव जी हमें बताइए, फ्यूल टैंक कहाँ होता है और उसकी वजह से क्या कोई हादसा हो सकता है अगर आप चलाने में कोई असावधानी बरत रहे हैं तो? फ्यूल टैंक तो हमारा इधर होता है। अगर रोड में कोई प्रॉब्लम है तो ये हाईजैक सिस्टम में गाड़ी ये जो आधा फुट जो है ऊपर उठ जाती है। अच्छा, तो इसलिए जो हमारे को ध्यान में रख के चलना पड़ता है कि कहीं खड्डा वगैरह तो वहाँ पर थोड़ा आराम। फ्यूल टैंक, मैं ये एक साइन यहाँ देख रहा हूँ, ये फ्यूल टैंक, यहाँ से शायद इसमें डीजल
भरा जाता है। जैसा मैं देख रहा हूं कि ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो बेहद कम होता है, मतलब जमीन से इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस, ये एक टेक्निकल वर्ड है, इसकी ऊंचाई, बस के बॉडी की ऊंचाई जमीन से बेहद कम होती है और ऐसे में लगता है सावधानी बहुत ज्यादा बरतने की जरूरत होती है। जी, बहुत ज्यादा बरतने की जरूरत है और कहीं भी मतलब छोटा सा खड्डा भी होता है वहाँ पर भी बिल्कुल हल्के से आराम से गाड़ी निकालनी पड़ती है और ज्यादा प्रॉब्लम हो तो गाड़ी उठानी पड़ती है ऊपर। अगर कहीं टच होगी गाड़ी तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। फ्यूल टैंक में अगर कुछ टच हो जाए या वो किसी से टकरा जाए तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है, कितना खतरनाक है ये? तो फिर आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि कितना बड़ा हादसा हो सकता है। ये बहुत बड़ा हादसा है। हमने इसे लेकर ऑटो एक्सपर्ट से भी बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि वोल्वो बस में सफर करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किन खामियों की वजह से महबूब नगर का यह हादसा हुआ और वोल्वो ही नहीं, हजारों लाखों लोग बसों में सफर करते हैं हमारे देश में हर रोज, उनकी सुरक्षा की क्या गारंटी है? जितनी भी आजकल डिलक्स बसेस बनती हैं, दे आर ऑल सिटिंग अबव 5 to 6 फीट फ्रॉम द ग्राउंड। इसका मतलब यह कि खिड़की जिससे आप जंप करेंगे वो भी कोई 8 फुट ऊंची होगी, 7 या 8 फुट। और इसको बाहर निकलने के लिए सिर्फ आपके पास एक जरिया है, वो है शीशा तोड़ के आप छलांग मारेंगे। ये शीशे जो हैं टफन ग्लासेस होते हैं, वैसे बहुत आसानी से नहीं टूटते, पर ये टूट जाते हैं। दे आर नॉट लैमिनेटेड, जिसके साथ आप शीशा टूट जाए तो उसमें से आप बाहर निकल सकते हैं। फ्रंट विंडस्क्रीन होती है जो लैमिनेटेड होती है और जो टूट भी जाए तो उसके से बाहर नहीं निकल सकते। किसी दूसरे गाड़ी को ओवरटेक करने के सिलसिले में उसने गाड़ी को किनारे में ठोक दिया और वहां से उसके वजह से उसके जो फ्यूल टैंक है वो फट गई। इसीलिए जो एक्सप्लोजन हुआ, जो इम्पैक्ट हुआ, वो इतना जल्दी हुआ और इतना जल्दी उसका फ्लेम का इफेक्ट पकड़ा गया कि बस के सारे पैसेंजर नींद में ही मर गए। अभी आप ये समझिए कि वोल्वो बस में उल्टा ज्यादा सेफ्टी फीचर्स है कंपेयर टू अदर बसेस। और आपको ये समझना होगा कि ये जो एक्सीडेंट हुई है, ये एक्सीडेंट कोई वोल्वो बस के सेफ्टी फीचर के होने न होने की वजह से नहीं हुई है, ये हुई है बैड ड्राइविंग प्रैक्टिसेस की वजह से। हमारे सहयोगी प्रसाद भोसेकर लगातार ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं आज सुबह से और हम आपको सीधे हैदराबाद लेकर चलते हैं प्रसाद के पास। प्रसाद, थोड़ी देर पहले आप वोल्वो बस से ही एक रिपोर्ट हमारे दर्शकों को दिखा रहे थे जिसमें आप बता रहे थे कि कौन कौन से रास्ते हैं जहां से इस बस से निकला जा सकता है, इसमें सेफ्टी फीचर्स कौन कौन से हैं। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि वोल्वो बस बेहतरीन बसों में से एक मानी जाती है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से लेटेस्ट है, सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से भी काफी अच्छी मानी जाती है अगर बाकी बसों के हिसाब से जो कि हमारे देश में ज्यादातर जगहों पर चलती हैं उन बसों से अगर इसकी तुलना करें। इसके बावजूद भी लोग इस बस से निकल नहीं पाए, क्या वजह थी और आपको क्या लगता है कि क्या आप मानेंगे कि ये टेक्नोलॉजी की नहीं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के पीछे जो इंसान बैठा हुआ है उसकी कमी थी? बिल्कुल यही सवाल जो है पुलिस जांच करने की कोशिश कर रही है कि कैसे हो सकता है, क्योंकि वोल्वो बसेस की खासियत होती है कि जो भी वोल्वो का ड्राइवर होता है वो वोल्वो सर्टिफाइड होता है और इसमें जो है सेंसर्स फिटेड हैं। हमको जो बताया गया है, वोल्वो के एक सर्टिफाइड मैकेनिक ने बताया है कि कभी भी वोल्वो बस में कुछ प्रॉब्लम होता है तो सेंसर उसमें रिंग होता है और ड्राइवर के डिस्प्ले में दिखता है, तो ड्राइवर को जो है वक्त मिलता है और वो जो है जो पैसेंजर्स है उनको अलर्ट कर सकता है। और जिस प्रकार से शीशे लगे हैं वोल्वो में तो हर शीशे को फोड़ा जा सकता है, तो 4 जगह हैमर्स लगाए गए हैं, सामने 2 और पीछे 2, तो हैमर्स को तोड़ा जा सकता है। हालांकि 5 लोगों ने जो बच गए हैं उन्होंने भी ऐसी कोशिश की और शीशा तोड़कर बाहर आए, लेकिन ये बस में ऐसा क्या हुआ, ड्राइवर और जो क्लीनर था वो भाग गए, जिसके चलते लोगों को चांस ही नहीं मिला निकलने का। सुधीर जी। प्रसाद, आप जब उस घटना स्थल पर पहुंचे तो आपने क्या देखा और आपको अभी तक जितने भी लोगों से आपने बात की जो चश्मदीद थे और जो कुछ आपने समझा अभी तक, हमारे दर्शकों को बताइए। फर्स्ट हैंड अकाउंट आपका क्या है उस घटना स्थल से? देखिए, ये घटना सुबह 5:15 और 5:20 के बीच में हुई है और हैदराबाद महज उस जगह से, पालम गांव से 150 किलोमीटर की दूरी पर था। और जो पुलिस के इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो ड्राइवर ने उनको बताया कि उन्होंने एक डिवाइडर को जो है टक्कर दी, जिसके चलते गाड़ी थोड़ी दूर तक स्किड हुई और क्योंकि फ्यूल टैंक, डीजल टैंक ड्राइवर के बिल्कुल जो है नीचे होता है, उसके अंदर आग लगी और जो है तेजी से आग फैली और जो है पूरी बस जलकर खाक हो गई और उसमें 5 लोग जरूर बच के निकले हैं। तो बस की जो हालत हम देखें तो
बियॉन्ड रिकॉग्निशन है। एक भी जो बॉडी है पहचानने लायक नहीं है। अभी भी ऐसे 10 जो बॉडीज है बिल्कुल पहचानने के इसमें लायक ही नहीं है। तो यहाँ पर उनको आंध्र प्रदेश फोरेंसिक लैब में लाया जा रहा है और उनके परिजनों से कहा जा रहा है कि ब्लड सैंपल्स दे, ताकि ये पता लगा सके कि किसकी बॉडी है या फिर उसके आइडेंटिटी क्या है। तो बस की अगर बात करें तो बस में बिल्कुल एक भी ऐसा ये नहीं है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की भी हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जो क्लूज वो कलेक्ट कर रहे हैं काफी उनको वक्त लग सकता है ये फैक्ट पता करने के लिए कि एक्चुअल वजह एक्सीडेंट की क्या हो सकती है। जी प्रसाद, आपका शुक्रिया। हैदराबाद से हमारे संवाददाता प्रसाद भोसेकर बता रहे थे उन्होंने जो कुछ देखा, और हमारी नजर में जैसा हम आपको कह रहे थे यही खबर आज की सबसे बड़ी खबर है। यही खबर है जिस पर हमें चिंतन करना होगा, क्योंकि 40 बेगुनाह आम लोगों की जान चली गई है। हमारे देश में अगर कोई एक नेता छोटा सा बयान भी दे देता है तो हेडलाइन बन जाती है, लेकिन ऐसी खबरों के बारे में ना तो नेता कोई बयान देते हैं और ना ही ऐसी खबरें कभी हेडलाइन तक पहुंचती हैं। और इसीलिए हमें यह लगा कि यह हमारे देश की खबर है, आम आदमी की खबर है, इस पर हमें सोचना होगा। हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग बसों में सफर करते हैं, और अगर इस तरह की घटनाएं होने लगी तो फिर आम आदमी को यही लगेगा कि ना तो वो ट्रेन में सुरक्षित है ना बस में सुरक्षित है, तो वो जाए तो कहां जाए। और दिवाली के मौके पर जो लोग घर जा रहे थे उनके साथ ऐसी दुर्घटना, बहुत दुख की खबर है। देश में अगर एक ही दिन भारत की अंतर्राष्ट्रीय टीम का वनडे मैच हो रहा हो और उसी दिन रणजी ट्रॉफी का मैच भी चल रहा हो तो सब लोग वनडे मैच ही देखना पसंद करते हैं। लेकिन आज इसके बिल्कुल उल्टा हुआ। नागपुर में टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच था, लेकिन सुबह से ही सबकी निगाहें नागपुर में होने वाले मैच पर नहीं बल्कि हरियाणा के लाहली पर टिकी हुई थी, क्योंकि आज सचिन तेंदुलकर अपना आखिरी रणजी ट्रॉफी मैच खेल रहे थे। आखिरी बार अपना बल्ला घुमा रहे थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। आज सचिन ने अपनी टीम मुंबई को जीत दिलाई और इसी के साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट से उनकी फर्स्ट क्लास विदाई हो गई। हरियाणा का लाहली आज अपने लाडले सचिन को देखने आया था। ख्वाहिश सिर्फ इतनी कि क्रिकेट के भगवान को अपनी आंखों के सामने आखिरी बार खेलते हुए देख सकें। सचिन जब बल्लेबाजी के लिए उतरे तो हजारों की तादाद में मौजूद भीड़ ने चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम में खड़े होकर उनका स्वागत किया। मुंबई को जीत के लिए 39 रन की जरूरत थी। सचिन ने कल के 55 रन के अपने स्कोर से आगे खेलना शुरू किया और 7वें विकेट के लिए धवल कुलकर्णी के साथ नॉट आउट 50 रन की पार्टनरशिप की। अपने आखिरी रणजी मैच में मुंबई के खिलाफ मैच विनर का रोल प्ले करते हुए सचिन ने 79 रन की नॉट आउट पारी खेली। Haryana side played very good cricket, and credit to them for putting up a very good show, competitive match, and generally I felt it was a good challenge, good practice, and outing that I was looking out for. जीत के बाद सचिन का ये एक्साइटमेंट साबित करने के लिए काफी था कि वो क्रिकेट चाहे देश के लिए खेलें या फिर अपने क्षेत्र के लिए, उनका एटीट्यूड हमेशा एक ही रहता है। वो क्रिकेट न सिर्फ खेलते हैं बल्कि जीते हैं। लाहली में हरियाणा के खिलाफ खेले मैच से पहले हरियाणा के खिलाफ सचिन ने जो रणजी मैच खेला था वो 22 साल पहले 1991 में खेला था। तब दोनों पारियों में सचिन के अच्छे प्रदर्शन के बावजूद मुंबई को हार मिली थी। लेकिन अपने आखिरी रणजी मैच में सचिन ने 22 साल पुराने उस दाग को भी धो डाला। सचिन ने न सिर्फ एक यादगार पारी खेली और टीम को जीत दिलाई, बल्कि लाहली में मौजूद हजारों फैंस का दिल भी जीत लिया। Thanks for all the support and love over the years. I really appreciate every bit of support and your good wishes. So thank you very much for making this match a memorable one for me. सचिन के लिए यह लम्हा बेहद भावुक था, लेकिन मुंबई की टीम के लिए भी अपने भगवान को जाते हुए देखना आसान नहीं था। किस्मत का खेल देखिए, सचिन के साथ आज जीत के वक्त जो खिलाड़ी क्रीज पर मौजूद था उसका नाम धवल कुलकर्णी है। दिलचस्प बात यह कि जिस दिन सचिन ने रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया था, यानी 10 दिसंबर 1988, उसी दिन धवल कुलकर्णी का जन्म हुआ था।
सचिन पहली बार 11 दिसंबर 1988 को रणजी ट्रॉफी में बैटिंग करने उतरे थे और आज 24 साल 10 महीने और 20 दिन के बाद सचिन ने एक फर्स्ट क्लास पारी खेलते हुए डोमेस्टिक क्रिकेट से फर्स्ट क्लास विदाई ली। ऋषभ शर्मा, जी मीडिया, लाहली, रोहतक। तो आपने देखा ये था सचिन का साइन ऑफ। लेकिन एक और बड़ी खबर आ गई है। टीम इंडिया ने नागपुर वनडे 6 विकेट से जीत लिया है अभी और आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 6 रन बनाने थे। 3 गेंदें रहते हुए भारत ने 351 का बड़ा स्कोर पार कर लिया है। और अनुराग भारती हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं, जो आपको बताएंगे कि टीम इंडिया ने ये जीत कैसे हासिल की। क्योंकि अनुराग, बहुत महत्वपूर्ण था आज टीम इंडिया के लिए जीतना, क्योंकि अगर आज टीम इंडिया हार जाती तो शायद पहली बार पिछले कुछ वर्षों में ऐसा होता जब अपने ही देश में भारत ऑस्ट्रेलिया से हारा हो। बिल्कुल सुधीर जी, और ये उम्मीद बनाए रखने के लिए इस डू एंड डाई का ये मैच था। और इस मैच में जिस तरह से पहले बल्लेबाजी की ऑस्ट्रेलिया ने और जो टारगेट एक तरह से खड़ा किया, उस टारगेट को देखते हुए लग रहा था कि बहुत ही मुश्किल यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से मिडिल ऑर्डर लड़खड़ा था उसको देखते हुए चेज करना भी मुश्किल था। हालांकि जिस तरह से पहले अगर देखा जाए तो पहले यहाँ पर गेंदबाजी चुनी टीम ने और उसका फैसला वो गलत साबित हुआ। लेकिन जो अगर टर्निंग पॉइंट कहें या कहें कि जो सबसे बड़ी चीज अगर कही जाए इसमें, तो जो वो प्लेटफॉर्म था जो सेट किया शिखर धवन और रोहित शर्मा ने, दोनों ने मिलकर 178 रन जोड़े पहले विकेट के लिए। और उसके बाद जो टारगेट जो कहा जाए जिसको फिनिश किया, वो विराट कोहली बने और एक बार फिर उनकी बेहतरीन पारी यहां पर देखने को मिली। सुदीप जी, अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। तो आप देख रहे थे कि हम अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि एक तरफ रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा था जिसमें सचिन खेल रहे थे, उनका आखिरी मैच था। दूसरी तरफ नागपुर में वनडे मैच चल रहा था, लेकिन लोग आज सचिन को ही देखना चाहते थे। लेकिन अच्छी खबर बीच में यह आ गई कि टीम इंडिया ने नागपुर वनडे मैच जीत लिया। मुंबई रणजी टीम सचिन को अपने रोल मॉडल के तौर पर देखती है। ड्रेसिंग रूम में सचिन की मौजूदगी ही उनके लिए टॉनिक की तरह काम करती है, लेकिन अब उन्हें इस टॉनिक की कमी महसूस होगी। हालांकि सचिन की विदाई को यादगार बनाने के लिए मुंबई के खिलाड़ियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। टीम की जीत के बाद साथी खिलाड़ियों ने सचिन को अपने कंधे पर बैठा लिया और मैदान से ड्रेसिंग रूम तक अपने कंधे पर बैठा कर ही इसी तरह ले गए, जैसा आप तस्वीरों में देख रहे हैं। देखिए, ये है सचिन की आखिरी फर्स्ट क्लास पारी के बाद किस तरह जश्न मनाया। और रणजी ट्रॉफी से, फर्स्ट क्लास क्रिकेट से सचिन की शानदार रिटायरमेंट। Celebration of Sachin Tendulkar's magnificent career, and it's a wonderful gesture. And the reason why Sachin was. और आपको याद होगा साल 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी सचिन को टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने अपने कंधे पर उठाया था, ठीक इसी तरह। और हाल ही में चैंपियंस लीग जीतने वाली मुंबई इंडियंस की टीम ने भी सचिन को एक ग्रैंड फेयरवेल दिया था, जिसके बाद आज मुंबई की रणजी टीम ने भी कुछ ऐसा ही किया। तो सचिन के फेयरवेल की 3 तस्वीरें आप देखिए। और सचिन कितने स्पेशल हैं अपनी टीम के लिए, चाहे वो रणजी टीम में खेल रहे हो, चाहे वो आईपीएल में खेल रहे हो या फिर टीम इंडिया में खेल रहे हो। कितने स्पेशल हैं, कितने खास हैं अपने साथियों के लिए। ये 3 तस्वीरें आपको ये बयां कर रही हैं। अब सचिन अपने 200वें टेस्ट के बाद टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह देंगे, यानी आज से ठीक 19 दिन के बाद आपको एक बार फिर सचिन की कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाई देंगी। और आमिर खान और अभिषेक बच्चन ने भी सचिन को उनके आखिरी रणजी मैच में जीत के लिए बधाइयां दी। यानी सचिन के हर फैन ने आज उन्हें याद किया है, चाहे वो देश के या दुनिया के किसी भी कोने में हो। 24 सालों से सचिन जी धूम मचा रहे हैं क्रिकेट के मैदान पर, और उनके बगैर एक थोड़ा वीराना सा लगेगा, खाली खाली सा लगेगा उनके बगैर। लेकिन जो उन्होंने किया है वो हमारे दिलों में हमेशा के लिए समाया रहेगा। I think what he's done is unbelievable, and Sachin for me is someone who is the collective consciousness of the pride of India. जब हम अपनी जिंदगी में दुखी होते हैं या परेशान होते हैं, सचिन को खेलते हुए देखते हैं, वो एक चौका मारता है तो हमको लगता है हमने चौका मारा। उसकी सेंचुरी होती है तो हमारे सीने
गर्व से फूल जाते हैं। I remember I told Sachin two things. मैंने कहा कि पहली बात तो ये है कि every Indian feels responsible for Sachin's achievements. क्योंकि मुझे याद है कि जब वर्ल्ड कप मैं देख रहा था, I used to sit in the same place, wear the same clothes, not move. The entire country participates in Sachin's victories, and हम सबको लगता है कि ये हमारे वजह से हो रहा है। और दूसरी बात मैंने उनसे कहा था कि हम जहां भी जाएं, बाहर गांव, हम अपना सर जो है बहुत फख्र से उठा के कहते हैं कि हम उसी देश से हैं जिससे सचिन तेंदुलकर है। So Sachin leaving the sport is, I think, going to be a huge loss. Not only for the sport, but I think for every Indian. जैसे आमिर ने कहा that he's the collective conscience, and we feel great amount of pride because of Sachin Tendulkar. तो रणजी क्रिकेट में आखिरी बार बल्ला चलाने के बाद सचिन 200वें टेस्ट के बाद टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह देंगे। सचिन की ये विदाई होगी आज से ठीक 19 दिन बाद, यानी 18 नवंबर 2013 को। वैसे क्रिकेट से सचिन की विदाई और जीत का एक बेहद दिलचस्प रिश्ता है। साल 2012 में सचिन ने जब अपना आखिरी वनडे खेला, तब टीम इंडिया को जीत मिली। ये मैच था पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप। इस मैच में सचिन ने 52 रन बनाए थे। आईपीएल 2013 के फाइनल में भी सचिन टीम में थे। आईपीएल में ये सचिन का आखिरी मैच था। हालांकि चोट की वजह से सचिन प्लेइंग 11 में नहीं थे, फिर भी मुंबई इंडियंस को जीत मिली थी सचिन के आखिरी मैच में। चैंपियंस लीग 2013 के फाइनल में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान को 33 रन से हराकर खिताब जीता। इस मैच में सचिन ने 15 रन बनाए थे। ये मैच भी मुंबई इंडियंस के लिए सचिन का आखिरी मैच था और यहाँ भी सचिन की टीम जीती। और अब अपने आखिरी रणजी मैच में सचिन ने मैच विनिंग पारी खेली और विदाई वाले मुकाबले में मुंबई की टीम को जीत दिलाई और अपने सिग्नेचर स्टाइल में फर्स्ट क्लास क्रिकेट को अलविदा कह दिया। ये तस्वीर शायद आपको हमेशा याद रहेगी, क्योंकि यही है सचिन का फर्स्ट क्लास क्रिकेट को साइन ऑफ।